जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 14 रहने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो अशोक को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे हम? अशोक मौर्य को जो है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? आ जाइए ज़रा मेरे साथियों। देखिए तो हेडिंग डाल सकते हैं आप। क्या अशोक, क्या डालेंगे हेडिंग? अशोक। राइट, और इसके पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, अशोक के बारे में सबसे पहले हम अशोक का जन्म देख लेते हैं। तो अशोक का जन्म जो है साथियों वो कब हुआ था? अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी के अंदर। राइट, और अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें, किसकी बात करें? जन्म स्थान की। राइट, तो इनका जो जन्म स्थान है मेरे साथियों वो है पाटलिपुत्र। राइट, कौन सा है? पाटलिपुत्र। ठीक है, और अगर हम इनकी माता का नाम डिस्कस करें साथियों, तो माता का नाम था इनकी, माता का नाम है शुभद्रांगी। राइट, क्या नाम है माता का? माता का नाम है शुभद्रांगी। राइट, ठीक है। अगर हम पिता की बात करें साथियों कि अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का नाम आपको मालूम होगा बिंदुसार था। क्या नाम था? बिंदुसार। राइट, और देखिए साथियों, अगर हम बिंदुसार की बात कर रहे हैं तो एक और बात आपको बता देते हैं कि बिंदुसार के काफ़ी सारे पुत्रों का जिक्र जो है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन मेनली इतिहास के अंदर सिर्फ 3 पुत्रों का जिक्र मिलता है। जो 3 पुत्र कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए जरा। ठीक है, एक का नाम साथियों होता है सुसीम। राइट, एक का नाम क्या है? सुसीम। और एक का नाम है अशोक। ठीक है, और एक का नाम जो है वो तिस्य है। ठीक है, तो बिंदुसार के 3 पुत्रों का नाम आपको इतिहास के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि अलग अलग ग्रंथ जो है वो इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं देते हैं, हम उनको भी देखेंगे। फिलहाल इसको अभी देख लीजिए। देखिए मेरे साथियों, हम जब अशोक की बात कर रहे हैं तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक जब राजा बना था, ठीक है, क्या बना था? अशोक जब राजा बना था तब उस टाइम पे इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। राइट, तो ये पहले तो ये हम देखते हैं इसका राज्यभिषेक हुआ कब था। तो इसका अगर हम राज्य अभिषेक की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम? इसके राज्य अभिषेक की बात करें तो इसका जो राज्य अभिषेक है मेरे साथियों वो हुआ था 269 बीसी के अंदर। ठीक है, तो अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 बीसी के अंदर हुआ था। ठीक है, और 269 बीसी में हुआ था, और इसके बारे में ये अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि इसने राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए कितने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ठीक है, 99 भाइयों की हत्या कर दी। राइट, तो अब देखिए मेरे साथियों, ये 99 भाइयों का जो जिक्र है ना, ये जिक्र हमको कहाँ पर मिलता है? ये जिक्र हमको श्रीलंकाई ग्रंथों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है कि इसने, अशोक ने क्या किया? 99 भाइयों की हत्या करी है। इस बात का ये जो जिक्र है, ये जो डेटा है वो हमको कहाँ से मिलता है? वो हमको मिलता है श्रीलंकाई ग्रंथों से। राइट, कहाँ से मिलता है मेरे साथियों? श्रीलंकाई ग्रंथों से। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों, आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए श्रीलंकाई इसने क्या राजा बना? राजा 269 में बन चुका है ये। अब थोड़ा सा थोड़ी सी एक चीज़ जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अशोक के नाम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अशोक के नाम जो है वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग सोर्सेस जो हैं वो अशोक के अलग अलग नाम डिफाइन करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस हैं। कौन सा एक आप बात करें तो एक गिरनार अभिलेख है। ठीक है, गिरनार अभिलेख, ये जो है साथियों ये अशोक को जो है वो अशोक मौर्य के नाम से प्रोनाउंस करता है। किस नाम से प्रोनाउंस करता है? अशोक मौर्य। ठीक है, और आगे देखिए मेरे साथियों, अगर हम सेकेंडली बात करें तो पुराणों में देखें तो पुराणों के अंदर अशोक का जो जिक्र है वो मिलता है अशोक वर्धन के नाम में। ठीक है, अशोक वर्धन। राइट, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पुराणों में जिस अशोक की हम बात कर रहे हैं उसको अशोक वर्धन बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो भाब्रू अभिलेख के अंदर, किसके अंदर? भाब्रू अभिलेख के अंदर जो है मेरे साथियों अशोक को जो है वो प्रियदस्सी बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? प्रियदस्सी जो है वो
बुलाया गया है, राइट। और आगे हम बात करें तो गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, कौन सा, गुर्जरा अभिलेख। इसके अंदर मेरे साथियों अशोक को जो है अशोक ही बुलाया गया है, क्या बुलाया गया है, अशोक ही बुलाया गया है, राइट। और आगे हम बात करें तो एक और अभिलेख है जिसका नाम है मास्की अभिलेख, राइट, कौन सा है, मास्की अभिलेख। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो बुद्ध शाक्य कहा गया है, बुद्ध शाक्य जो है अशोक को कहा गया है, राइट। यहाँ पर आपने देखा कि सामने आपको क्या दिख रहा है, एक बर्ड लिखा हुआ दिख रहा है कि भाब्रू अभिलेख के अंदर अशोक को जो है वो प्रियदर्शी कहा गया है। तो यहाँ पर प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, देवताओं का प्रिय, राइट। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा बैक में आ जाते हैं। आपने देखा है कि अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ है वो 269 बीसी के अंदर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये जब 269 बीसी में राजा बन जाता है उसके जस्ट आठवें साल इट मीन्स हम बात करें 261 बीसी की, ठीक है। 261 बीसी में अशोक जो होता है वो एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है कलिंग युद्ध। क्या नाम होता है, कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध होता है, इसके काफ़ी सारे अलग परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे अशोक के अंदर। पहली बात तो ये जो युद्ध हुआ है मेरे साथियों, ये युद्ध हुआ है नंदराज वर्सेस अशोक, ठीक है। इसमें राजा अशोक जीतेंगे और नंदराज हार जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया है, क्या अपना लिया है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, राइट। अशोक ने क्या किया यहाँ पर, अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया है, ठीक है, दीक्षित किया है इनको उपगुप्त ने। किसने दीक्षित किया है इनको, उपगुप्त ने जो है वो दीक्षित किया है। और इसका सोर्स कहाँ से मिला, ये पता कहाँ से चला कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय या दीक्षित किसने किया था, उपगुप्त ने किया था। इसकी अगर हम स्रोत की बात करें, ये बात किस सोर्स से हमको मालूम चलती है, तो ये सोर्स का नाम है दिव्य बदान, ठीक है। क्या है, दिव्य बदान, ठीक है। दिव्य बदान से हमको ये बात पता चलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद और इनको दीक्षित किया था उपगुप्त ने, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा आगे बात करें तो हम थोड़ा सा अशोक के धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, अशोक के धर्म के बारे में, राइट, कि अशोक का धर्म क्या क्या है। देखिए, अशोक का प्रारंभिक धर्म माना जाता है, अशोक का जो प्रारंभिक धर्म है वो माना जाता है कि अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था। किसको मानता था, ब्राह्मण धर्म को मानता था। और ये बात जो है वो महावंश के अंदर लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है, महावंश के अंदर लिखी हुई है। लेकिन एक किताब है जिसका नाम है राज तरंगिणी, क्या नाम है, राज तरंगिणी, राइट, तरंगिणी। ये जो किताब है साथियों, ये बुक बताती है कि अशोक का जो धर्म है वो शैव धर्म है। कौन सा धर्म है, अशोक का जो धर्म है वो कौन सा है, शैव धर्म है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज तो हमारी डिफाइन हो चुकी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखिए जरा, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया, कर मुक्त कर दिया, राइट। ये पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे, क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखें, क्या, कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री
जिनका नाम क्या होता है, महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। राइट, कहाँ भेजा है, श्रीलंका भेजा। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। राइट, एक और पॉइंट नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। राइट, ठीक है। तो अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की 4 पहाड़ियों में जो है वो पहाड़ियों में जो है 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये 4 गुफाएं कौन कौन सी, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 गुफाएं जो है हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट, इनमें पहली है कर्ज, दूसरी है इसमें चौपारा, तीसरी है इसमें सुदामा, ठीक है, और चौथी जो है वो है विश्व झोपड़ी। राइट, कौन सी है, विश्व झोपड़ी। ये 4 जो गुफाएं हैं वो अशोक ने आजीवक संप्रदाय की ऋषि मुनियों के लिए बनवाई थी। राइट, चलिए आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो अब हम अशोक के अभिलेखों की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं, अशोक के अभिलेखों की। लिखिए अशोक के अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है अशोक के अभिलेख वाला, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से पक्का आपका प्रश्न बनता ही बनता है। अगर मौर्य काल को लेकर प्रश्न बना है तो 99% चांस रहता है कि यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। राइट, तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट आपको लिखाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल रट के रखना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए, भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। राइट, भारत में सबसे पहले जो है वो शिलालेखों को लिखवाने की जो प्रथा है उसका प्रचलन किसने करवाया, अशोक ने करवाया। राइट, इसके अलावा देखिए अशोक के इनके शिलालेखों की अगर हम भाषा की बात करें, किसकी बात करें, शिलालेखों की भाषा की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें काफ़ी अलग अलग भाषाओं का यूज़ किया गया। जैसे कि आप देखेंगे कि अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी भाषा में भी लिखे हुए हैं, खरोष्टी भाषा में भी लिखे हुए हैं। राइट, खरोष्टी के अलावा इनकी जो है वो ग्रीक भाषा में भी लिखे हुए हैं, और इसके अलावा ये इनके जो अभिलेख हैं वो अरमाइक भाषा में भी लिखे हुए हैं। राइट, अरमाइक लिपि में जो है वो लिखे हुए हैं। राइट, तो भाषा नहीं बोल सकते हम, लिपि और लैंग्वेज में फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए लिपि। ठीक है, क्या अशोक के जो शिलालेखों की जो लिपि है वो अलग अलग लिपि है, जैसे कि एक ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई, ग्रीक लिपि हो गई, अरमाइक लिपि हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए साथियों, हम अगर देखें ग्रीक और अरेमाइक लिपि, ठीक है, ग्रीक और अरेमाइक लिपि के जो शिलालेख है ना, ये जो शिलालेख हैं, इन 2 लिपियों की जो शिलालेख हैं वो मिलते हैं हमको कहाँ से, वो मिलते हैं अफगानिस्तान से। कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि खरोष्टी लिपि, कौन सी, खरोष्टी लिपि, ये जो शिलालेख हैं, खरोष्टी लिपि के जो शिलालेख हैं साथियों, ये शिलालेख हमको मिलते हैं कहाँ से, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। राइट, और इसके अलावा अगर हम ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों की बात करें कि ये कहाँ मिलते हैं हमको, तो ये हमको मिलते हैं शेष भारत में। ठीक है, शेष भारत में हमको जो है वो ब्राह्मी लिपि के शिलालेख देखने के लिए मिल जाते हैं। राइट, आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, हम क्या करते हैं, अशोक के अभिलेखों को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है,
हमने अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में कैटेगराइज किया हुआ है? 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला भाग हम बोलेंगे शिलालेख, राइट। दूसरा स्तंभलेख, राइट, दूसरा स्तंभलेख। और तीसरा जो होगा वो होगा गुफालेख, राइट। क्या होंगे? गुफालेख, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों को हमने 3 भागों में जो है वो बांट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, पहला पॉइंट, कि अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पढ़ने में सफलता, पढ़ने में सफलता, पढ़ने में क्या, सर्वप्रथम पढ़ने में लिखिए, सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता मिलती है आपको कितना, 1750 एडी के अंदर, ठीक है। और पढ़े किसने थे? ये पढ़े थे पोइट्री फैंथेलर ने, ठीक है, पोइट्री फैंथेलर, राइट। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले 1750 में पोइट्री फैंथेलर ने, सॉरी, पोइट्री फैंथेलर ने पढ़ा नहीं था, पोइट्री फैंथेलर ने तो इनकी खोज करी थी, ठीक है। पढ़ने के लिए यहाँ पे गलत लिख गया है, राइट, जस्ट 1 मिनट। पढ़ने में तो सफलता मिली थी किसको? जेम्स प्रिंसेप को, राइट। सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में, इनको पढ़ा गया था, राइट, 1837 में पढ़ा गया था। और पढ़ा था इनको जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। हाँ, अगर हम खोज की बात करें, किसकी? अशोक के अभिलेखों की खोज, अभिलेखों की खोज, अशोक के जो अभिलेख हैं इनकी खोज करी गई थी 1750 एडी में। और खोज किसने करी थी? पोइट्री फैंथेलर ने, राइट। किसने खोज करी थी मेरे साथियों? पोइट्री फैंथेलर, राइट। इन्होंने जो है वो अशोक के अभिलेखों की खोज करी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अशोक की जो शिलालेख आप देख रहे हैं, ये जो शिलालेख हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी संख्या अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों की संख्या, तो अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी संख्या है 14, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। तो हम अशोक के शिलालेख डिस्कस कर लेते हैं, राइट। क्या डिस्कस कर लेते हैं? अशोक के शिलालेख, राइट। लिखिए अशोक के शिलालेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख आपने देखा है कितने? 14 हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम 7 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा करी गई है, पशु बलि की निंदा, राइट। ये पहला शिलालेख हो गया। दूसरे शिलालेख की बात करें तो इसके अंदर मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। अगर हम तीसरे शिलालेख की बात करें मेरे साथियों, तो तीसरे शिलालेख के अंदर क्या है? हर 5 वर्ष में राजकीय अधिकारियों का दौरा, राजकीय अधिकारियों का दौरा, ठीक है। अगला चौथा अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है? भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना, धम्म घोष की स्थापना, राइट। ये चौथा शिलालेख हो गया। पांचवें शिलालेख की बात करें तो इसके अंदर है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, राइट। छठवें शिलालेख की अगर हम बात करें साथियों तो इसके अंदर है आत्म नियंत्रण की शिक्षा, राइट। इसके अंदर क्या? आत्म नियंत्रण की शिक्षा, राइट। और सातवें शिलालेख के अंदर, सातवें व आठवें शिलालेख के अंदर जो है वो इसके अंदर अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन, तीर्थ यात्राओं का वर्णन जो है वो
किया गया है, राइट। सो ये 7 शिलालेख हो गए, इनके विषय हमने बता दिया आपको, ये विषय आपको याद रखना है। आ जाइए अब हम 9वें शिलालेख पर आ जाते हैं, राइट। अशोक का जो 9वां शिलालेख है, इसके अंदर बात करी गई है सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार की, सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार के बारे में, राइट। इसके अलावा 10वें शिलालेख की बात करें मेरे साथियों, तो इसमें प्रजा हित की बात करी गई है। किसकी बात करी गई? प्रजा हित की बात करी गई है। 11वें शिलालेख की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर जो है वो धम्म की व्याख्या करी गई है। किसकी व्याख्या करी गई है? धम्म की व्याख्या करी गई है, राइट। 12वें शिलालेख की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर स्त्री महामात्रों, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात, राइट, सम्मान की बात, ठीक है। 30 नंबर पे आ जाइए। 30 नंबर पे देखिए, इसके अंदर जो है वो कलिंग युद्ध और इसके अंदर जो है वो हृदय परिवर्तन की बात, हृदय परिवर्तन की बात जो है वो 13वें शिलालेख के अंदर करी गई है। 14वें शिलालेख की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्या 14 शिलालेख हो गए, ठीक है। तो ये 14 शिलालेख आपको याद करना है, राइट। इनके सभी के विषय हमने आपको बता दिए, राइट। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट हम अशोक के स्तंभ लेख की अगर बात कर लेते हैं, अशोक के स्तंभ लेख। तो देखिए मेरे साथियों, अशोक के अगर हम स्तंभ लेख की बात करें, तो इनकी जो संख्या है ना अशोक के स्तंभ लेखों की, तो इनकी जो संख्या है वो है आपकी 7, ठीक है। और ये जो अगर इनकी लिपि की हम बात करें, तो लिपि जो है वो ब्राह्मी है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें, तो ये जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, राइट। ये जो स्तंभ लेख हैं 6 अलग अलग स्थानों से जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 6 अलग अलग स्थान हैं कौन से, उनको देख लेते हैं जरा। देखिए देखिए यहाँ पर हम स्तंभ लेख लिख लेंगे, और यहाँ पर हम जो है वो विशेष लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, सबसे पहला है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख, राइट। और इसके अंदर जो है वो क्या बोला गया है कि लिखिए, इसके बारे में विशेष लिखना है कि पहले कौशाम्बी में था ये, ठीक है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया, ठीक है। कहाँ रखा गया? इलाहाबाद के किले में रखा गया, राइट। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर हम देखें, तो सेकेंड है दिल्ली टोपरा, राइट। दूसरा स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? दिल्ली टोपरा से, दिल्ली टोपरा, राइट।
इसको जो है वो फिरोज शाह तुगलक को, इसको जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा में टोपरा या टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, लिखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, राइट। तीसरा अगर हम बात करें दिल्ली मेरठ, इसकी अगर हम बात करें तो इसको जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया, राइट, दिल्ली लाया गया। ठीक है, इसके अलावा हम चौथे नंबर पे बात करें मेरे साथियों, तो चौथे नंबर पर रामपुर आ जाता है। ठीक है, ये जो स्तंभ लेख है इसको ये जो है वो चंपारण में है। कहाँ पर है? चंपारण में स्थित। ठीक है, इसके अलावा हम लोरिया अरेराज की बात करें। किसकी? लोरिया अरेराज। अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो ये जो है वो, ये भी आपका कहाँ है? चंपारण बिहार के अंदर है, चंपारण में स्थापित। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथियों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लिख लीजिए लोरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़, राइट। ये जो स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख भी आपका कहाँ है? चंपारण बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, चंपारण बिहार में स्थापित। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों? हो गया आपका, समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट हैं वो आपको लिख लेना है, या आप बोल सकते हैं की पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख लीजिए। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। पहला की पॉइंट लिखिए, लिखिए अशोक का, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख रुम्मन देई, रुम्मन देई है, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए जरा। ठीक है, तो सेकंड रहने दीजिए, एक ही की पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो अशोक का जो चैप्टर है वो लगभग खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, क्लियर। तो ये इसमें आप लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक, तो इस वंश का अंतिम शासक जो है साथियों वो कौन है? बृहद्रथ। ठीक है, कौन है? बृहद्रथ, राइट। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? इस वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। ठीक है, तो ये हमारा अशोक हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, मेंटेन करते रहिए। अगर आप कोई भी इशू आता है, अगर आपको लगता है कि जो हमारा तरीका है पढ़ाने का उसको थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं, राय आप दे सकते हैं अपनी। ठीक है, अगर आपको कोई भी अदर तरीके से कंटेंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई इशू वाली बात है नहीं। ठीक है, आप बताएंगे तभी आपकी चीज़ों को समझा जाएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल में आपको डिलीवर क्या करना है क्या नहीं करना। हम अभी अपने अकॉर्डिंग आपको देने की कोशिश करें कि हमें, अगर मैं एज अ, हम अपना स्वयं को अगर एज अ स्टूडेंट रखें तो हम, मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, हम उसी तरीके से आपको चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।